ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ Extend thanks to the Anjuman Tarikh-e-Urdu, under whose auspices this workshop is being conducted and organized. It is also very pertinent to recall at this point of time that the committee has been constituted by the present president of Anjuman Tarikh-e-Urdu, Janab Ubaidullah Sharif, with the sole motive of studying the status of Urdu in the government schools. And the study team has, for over a period of nearly 6 months, has stood along the length and breadth of Karnataka, and they have found certain important observations have been noted, and certain findings have also been noted, and that we are going to debate today. And I therefore request the chairperson of this study group. Thank you very much. Welcome to one and all once again. अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू हिंद कर्नाटक शाख के सदर नशीन जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब, स्टडी ग्रुप के मेरे साथी और मेरे देरीना दोस्त मोहम्मद अली खालिद साहब, मेरे दूसरे साथी मीर अनीस अहमद और जनाब मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब, इस अहम वर्कशॉप के शुरुका ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने हमें मिलत के एक अहम मसले पर आपस में तबादला ख़याल का यह मौका इनायत फरमाया। ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले कि मैं इस वर्कशॉप के ग़र्ज़ व फ़वाइद के बारे में मुख्तसर कुछ कहूँ, कुछ बयान करूँ, मैं मुख्तसर इस 5 रुकनी कमेटी या स्टडी ग्रुप के पस मंज़र और उसकी तश्कील के हवाले से चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू हिंद ने इस मुल्क में उर्दू ज़बान की तरक्की व तरोइज के लिए जो खिदमत अंजाम दी हैं वो तारीख़ी हैसियत की हामी है। इस अंजुमन का क़याम अलीगढ़ में हुआ था। बाद में जब बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक इस अंजुमन के सदर मुंतखब हुए तो अंजुमन का सदर दफ्तर औरंगाबाद को मुंतकिल हुआ। उसके बाद तक़सीम हिंद के मौके पर मौलवी अब्दुल हक पाकिस्तान चले गए तो अंजुमन का सदर दफ्तर दिल्ली मुंतकिल हो गया और तब से अब तक अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू हिंद वहीं से काम कर रही है। जहाँ तक हमारी रियासत का ताल्लुक़ है, अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू के शाख ने यहाँ भी नुमायाँ खिदमत अंजाम दी है। आज से तकरीबन 50 साल पहले तक अंजुमन हमारी रियासत में भी बहुत सरगर्म रही। साबिक़ रियासती वज़ीर और कांग्रेस के रियासती सदर मोहम्मद अली महताब अली उसके सदर थे। आज से 50-55 साल पहले की बात कर रहा हूँ। शेख मुस्लिमुद्दीन जो मुहिब उर्दू भी थे और कई उर्दू दरसी किताबों के मुसन्निफ़ भी थे, और हमारे साथी जनाब खालिद अहमद के वालिद बुजुर्गवार थे, वो इसके जनरल सेक्रेटरी थे, और साबिक़ मुदीर रोज़नामा पासबान जनाब मोहम्मद इस्माइल ताबिर साहब गालिबन उसके जॉइंट सेक्रेटरी थे। उसके बाद एक तवील अरसे तक अंजुमन की रियासती शाख हमारी अपनी तसाहुल पसंदी के बाइस तातुल का शिकार रही। अभी हाल में जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब को जो न सिर्फ उर्दू ज़बान और अदब की एक अरसे से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इस अंजुमन की रियासती शाख का सदर नामज़द किया गया है। उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने अंजुमन की जिम्मेदारी संभालने के बाद इस अंजुमन के अंदर एक ताज़ा रूह फूंक दी है। उन्होंने अपनी सदारत संभालने के बाद निहायत मुख्तसर अरसे में जो कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं, यहाँ उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता। मुख्तसर ये कहना चाहूँगा कि
जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब और उनके रफ़ाए कार की ख्वाहिश पर, उनकी ईमा पर ये हमारा ग्रुप, स्टडी ग्रुप काम कर रहा है। इसके 5 रुकन हैं, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया। हमारे एक और बहुत अहम साथी जनाब अडोनी सैयद सलीम साहब, जिनका महकमे तालीम से भी वास्ता रहा है, उस महकमे में उन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं। चंद नागुज़ीर हालात की वजह से आज इस वर्कशॉप में वो शिरकत नहीं कर पा रहे हैं। उनकी अदम मौजूदगी हमें खलती है, वो इस वक्त शहर में नहीं हैं। तो मुख्तसरन ये कि अंजुमन ने हमसे यह ख्वाहिश की कि हम रियासत में उर्दू स्कूलों का जायज़ा लें, उर्दू मीडियम स्कूलों का, और अंजुमन को बताएं कि हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या कोई लाए अमल तैयार किया जा सकता है, और अगर तैयार किया जा सकता है तो उसकी शक्ल व सूरत क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। इस सिलसिले में पिछले कई माह से हमारी मुसलसल मीटिंगें होती रही हैं। हमने 3 ज़िलों का दौरा किया, वहाँ के चंद मुंतखब स्कूलों को हम गए, वहाँ के हालात का जायज़ा लिया, असातिज़ा से मुलाकातें हुई, महकमे तालीम के अफसरों के साथ हमारी बातचीत हुई, बच्चों के वालिदैन के साथ भी तबादला ख़याल हुआ, स्कूल बेटरमेंट कमेटी के अरकान के साथ भी नशिस्तें रहीं। न सिर्फ सरकारी उर्दू स्कूलों का बल्कि चंद प्राइवेट उर्दू स्कूलों का भी, जो ग्रांट-इन-एड के तहत चलती हैं, और कुछ नॉन ग्रांट-इन-एड स्कूलों का भी हमने जायज़ा लिया है। हमारी कोशिशों के बाद जो नताइज या जो रास्ता हमें नज़र आता है वो तो है, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी रिपोर्ट तैयार करें और अंजुमन को पेश करें, हमने चाहा कि उर्दू तालीम के मैदान में, इस शोबे में काम करने वाले अहबाब जो हैं, वो उर्दू ज़बान और अदब और उर्दू तालीम से दिलचस्पी रखने वाले अशख़ास हो सकते हैं, उर्दू की तरक्की व तरोीज के लिए मुसलसल अनथक मेहनत करने वाले अहबाब हो सकते हैं, असातिज़ा बिरादरी के अहबाब हो सकते हैं। तो आप तमाम हजरात को इसीलिए हमने ज़हमत दी कि हम आपसे ये जानने की कोशिश करें कि इम्कानात क्या हैं, हालात जैसा कि हमने समझा है, जैसा कि हम जिन नताइज पर हम पहुँचे हैं, क्या वो नताइज सही हैं, इसका एक तरह से एंडोर्समेंट या यूँ कह लीजिए कि वैलिडेशन हमें चाहिए। इसी मकसद के तहत ये इस वर्कशॉप का इनेकाद हुआ है। मुझे ख़वी उम्मीद है कि आप लोगों का तजुर्बा, आप लोगों की कदर-ओ-काविश और आप लोगों की इस मैदान से, ख़ास तौर पर उर्दू तालीम के हवाले से आपकी फ़िक्रें
हमें रास्ता दिखाएंगी, हमारी रहनुमाई करेंगी और हमें एक काबिल अमल रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद कर सकें। तो ख़वातीन व हज़रात, वर्कशॉप की इब्तिदा जनाब सिराज साहब के एक प्रेजेंटेशन से करेंगे। उसके बाद शुरा से हमारी गुजारिश होगी कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। वर्कशॉप के दौरान हम आपकी तवज्जो उन उमूर की तरफ भी दिलाते रहेंगे जिन पर हमें आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है। उर्दू स्कूलों के हवाले से वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हो सकते हैं, ड्रॉप आउट के मसाइल हो सकते हैं, मेयार तालीम के मसाइल हो सकते हैं और उर्दू स्कूलों की जानिब हमारी जो मिल्लत है, हमारी जो कौम है, उसका जो रवैया है उसके हवाले से हो सकते हैं। ये तमाम उमूर ऐसे हैं जिनका इहाता करते हुए हम एक मबसूत रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आप हजरात को, आप ख़वातीन व हजरात को यहाँ ज़रूरत दी गई है। मैं इन कलिमात के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तो मैं गुजारिश करूँगा कि शुरा अपना अपना तारुफ पहले करा दें। Member of this study group. Nizamat, member study. Zarina Khurshid, Urdu ECO, Mysore district. शाइस्ता यूसुफ, महफिल निसा से। डॉक्टर महदूद ज़मानी, महफिल निसा। जी फ़ाइज़ा तबस्सुम, मैं बहैसियत साइंस मौलिमा GUHPS गोपालपुर में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ और मैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एसोसिएशन की स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं राहतुन्निसा, मीर मौलिमा, गवर्नमेंट उर्दू स्कूल वेंकटेशपुरा। फिज़ा इशरत, GUHPS KB सल्ला। नूरुन्निसा, बेंगलुरु साउथ केंगेरी बड़गेरहल्ली से मौलमा हूँ और साउथ के अंजुमन उर्दू की असातिज़ा की एक अंजुमन है, उसकी मैं सेक्रेटरी हूँ और राज्य परिषद मेंबर भी हूँ, स्टेट काउंसिल मेंबर हूँ KSG में वासी। मैं मकबूल अहमद सिराज, मैं जर्नलिस्ट हूँ। आजकल हम एक इंग्लिश अखबार न्यूज़ ट्रेल निकाल रहे हैं बैंगलोर से। तो जाकिर हुसैन हूँ, उर्दू एजुकेशन कोऑर्डिनेटर शिमोगा और KSG मेवा जो है कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, उसका डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी हूँ। सैयद खुर्शीद अहमद कादर, उर्दू ECO, DDP एक्टिविटी कर। मोहम्मद आबिदुल्ला, शिमोगा रिटायर्ड शिमोगा में उर्दू का सदर और कर्नाटक के लिए ये संगठन का ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी। महबूबुल हक, असिस्टेंट प्रोफेसर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक बेंगलोर। मुबीन मुनव्वर, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक। मोहम्मद अली खालिद, मेंबर स्टडी। अजीज़ुल्लाह बैग, स्टडी ग्रुप का रुकन। मैं मोहम्मद वेदुल्ला शरीफ, सदर अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक। हमने स्टडी नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से 2016-17 में करी थी। वहाँ पर एक सेंटर है, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूशन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी। ये स्टडी 2016 में भी 2017 में पब्लिश भी हुई वहाँ से, जो किताब की शक्ल में मौजूद है, और ये गवर्नमेंट के वेबसाइट पर भी है, कर्नाटका गवर्नमेंट की डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज़ की। इसमें हमने जायज़ा लिया है कि उर्दू स्कूल्स की क्या हालत है। ये सेंटर जो है वो तमाम समाज के मुख्तलिफ़ तबक़ात की शमूलियत के बारे में गौर करता है और उन पर रिसर्च और तहक़ीक़ करता है। तो लिहाजा हमने जायज़ा लिया है कि उर्दू की कंडीशन क्या है, उर्दू के स्कूल्स की कंडीशन क्या है। ये स्टडी इंग्लिश में की गई है, लेकिन मैं आपको उर्दू में तफसीलात बताने के लिए। द शेयर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन कर्नाटका
is 12.92%. तकरीबन 13% मुसलमान हैं यहाँ पर. 9% of state population has recorded Urdu as its mother tongue. This means that roughly 3/4 of the state population, 3/4 of the Muslim population speaks and uses Urdu. Karnataka is a Kannada primary state where Kannada is the language of administration, market. However, English has a prominent place as it is generally the medium of instruction of higher education, industry, commerce, trade, courts, upper areas of administration, research, banking, and is also the language of intellectual consensus as the state is a hub of technology and research. किसी को उर्दू में जरूरत है मुझे बताएंगे, मैं उर्दू में तफसीलात बयान करूँगा. Next. Medium of instruction. The Urdu-speaking minority faces the challenge of integrating with the administration, cultural life, and access to higher education. मुसलमानों के साथ या उर्दू बोलने वालों के साथ प्रॉब्लम नहीं है. किस तरीके से कनाडा स्टेट, कनाडा प्राइमरी स्टेट में अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सकेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन या इंतज़ामिया और यहाँ की जो कल्चरल लाइफ है उससे कैसे जुड़ सकेंगे. It is globally acknowledged that the mother tongue is considered to be the most suitable medium of instruction for educating a child. It is also prominent in the Indian Constitution. The three-language formula facilitates study of mother tongue by every child and possibly given as a medium of instruction. Constitution की रूल से तमाम लोगों के अख्तियार है कि प्राइमरी एजुकेशन अपनी मदर टंग में हासिल कर सकते हैं. लेकिन हमको इस बात पर गौर करना है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वो मुख्तलिफ तबक़ात और मुख्तलिफ फ़िरक़ों पर मुश्तमिल है जिनकी ज़बानें मुख्तलिफ हैं, मुतफ़र्रिक़ हैं. और गरचे दस्तूर ये हक़ देता है आपको कि आप उर्दू में अपनी तालीम पूरी करें या बुनियादी तालीम हासिल करें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में आपके लिए एम्प्लॉयमेंट का सिर्फ आपकी ज़बान की बुनियाद पर कोई हक़ नहीं है. लिहाजा इसको मलूज़ नज़र रखना ज़रूरी है. The three-language formula facilitates study of mother tongue by every child and possibly even as a medium of instruction. Even urban lower middle class is tilting towards this option. ये स्टडी 5 साल पुरानी है, इस बात को जरूर याद रखेंगे आप. Urban, poor and rural families opt for government Urdu schools. It is a preferred medium for girls in semi-urban and urban areas in the entire North Karnataka if they are conveniently located. अगर उर्दू स्कूल करीब है तो मुस्लिम पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चियों की तालीम कम से कम उर्दू मीडियम में ज़रूर हो. Why this shift? Even the following have a decisive impact on choice of medium. Which medium of instruction will allow the child to continue in higher professional and technical education? अब जब तालीम की बात आती है तो हर फैमिली ये सोचती है कि फॉरवर्ड लिंकेज कैसे हो. यानी अगर मेरा बच्चा उर्दू मीडियम में पढ़ रहा हो तो आइंदा डॉक्टर इंजीनियर बने कैसे बने, और डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए जाहिर सी बात है कि उर्दू मीडियम ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा. तो प्रोफेशनल, टेक्निकल और हायर एजुकेशन के लिए आपकी क्या चॉइस है, इस पर आप ज़रूर गौर करेंगे, है ना. इस वजह से भी बहुत सारे लोग उर्दू मीडियम में बुनियादी तालीम में हासिल नहीं करते, गरचे इसकी सहूलियात मौजूद हैं. Whether or not the primary school medium weaken the base of the child and hamper his or her progress further ahead, and what quality of instructions are imparted in those schools. Whether or not the children coming out of such schools will have acceptability in the job market. Job market में सिक्का राइजुल वक्त कौन सी ज़बान है वो आप ज़रूर देखते हैं. इस लिहाज से उर्दू को प्रेफर नहीं किया जाता है और लोअर मिडिल क्लास भी आजकल प्रेफर नहीं कर रहा है. और लोगों के लिए एक शिफ्ट हो रही है जो उर्दू से इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तरफ. बैंगलोर का हमने सर्वे लिया था. बैंगलोर में मुसलमानों के तकरीबन 450 हाई स्कूल्स हैं और इसमें से सिवाय 1 या 2 के बाकी तमाम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं. सम इंडिकेशन ऑफ द शिफ्ट. अभी शिफ्ट कैसे हो रही है इसके बारे में कुछ रनमाई कर रहा है स्लाइड. While the government has been proactive in providing Urdu medium schools, there is a distinct shift in Urdu-speaking population. Knowing full well the retarded capacity of Urdu medium educated child, the community has set up English medium schools in large urban centers such as Bangalore, Mysore, Mangalore, Kalburgi, Raichur, and other places. Bangalore itself has nearly 450 Muslim-managed English medium schools. Some of them are A-grade schools with even 70% non-Muslim students. 98% government Urdu school teachers prefer English medium for their own children.
बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि उर्दू स्कूलों में जो पढ़ाते हैं ख़वातीन या हज़रात जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं. Market and administration youth of girls jobs to encourages the families to opt out of Urdu medium instruction. बाहर की जो जॉब्स हैं जो गैर ममालिक में पाई जाती हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम ज़्यादा हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट, गवर्नमेंट उर्दू स्कूल्स एट ए ग्लैंस. ये आज़ाद शुमार में डायरेक्टरेट उर्दू एंड माइनॉरिटी लैंग्वेज स्कूल्स गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से लिए थे. गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल्स इन कर्नाटका LPS फर्स्ट टू यानी लोअर प्राइमरी स्कूल फर्स्ट टू फिफ्थ 2276 थे उसका. हायर प्राइमरी 6 to 8 स्टैंडर्ड 2245 2245 थे. हाई स्कूल्स 561 मेनली इन नॉर्थ कर्नाटका. Number of students in all these schools 4,78,679. इसका मतलब 500,000 children उर्दू मीडियम स्कूलों में उस वक्त पढ़ रहे थे 2015-16 में. Number of teachers in all 24,587 24,587. Pass percentage in 10th board examination 79% in 2013-14, 84% in 2014-15. सोर्स है डायरेक्टरेट उर्दू एंड माइनॉरिटी लैंग्वेज स्कूल्स गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक. नेक्स्ट, व्हाई आर उर्दू स्कूल्स बीइंग शन्ड. अब उर्दू स्कूल्स को हम नामजद क्यों करने लगे हैं या उनसे क्यों दूरी बरत रहे हैं. when government schools or hospitals fall out of favor of elite and middle classes, they become victims of official apathy. Government Urdu schools plight could be summed up thus. जब हुकूमती या सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल मिडिल क्लास और एलीट क्लास की नज़र में ज़्यादा पसंदीदा नहीं होते तो उनकी हालत ख़राब होने लगती है और हुकूमत उन पर तवज्जो नहीं करती. इस वक्त की वजह से उनका स्टैंडर्ड उनका मेयार गिर जाता है. लिहाजा मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास शन्स देम. They are generally located close to slums or annexed to the mosque in urban areas. ज़्यादातर स्लम में पाए जाते हैं और मस्जिदों से गुजर होते हैं. स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज पैथेटिक. मेयार तालीम काफ़ी गिरा हुआ होता है. टीचर्स आर केयरलेस एंड एब्सेंटिज्म इज हाई. टीचर्स काफ़ी बेतवज्जोही का मुजाहरा करते हैं और उनमें काफ़ी एब्सेंटिज्म पाया जाता है. बिल्डिंग्स आर इन डिलैपिडेटेड कंडीशन. इमारतें मखदूश होती हैं. सेवरल क्लासेस रन इन द सेम क्लासरूम एंड किड्स ओनली गेट कैकोफोनी. एक ही रूम में कई क्लासेस चलती हैं और बच्चों को सिर्फ शोर सुनाई देता है, पढ़ाई नहीं होती है. इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग इज लैक्स. वहाँ पर इंस्पेक्शन भी काफ़ी लैक्स होता है. रीजन फॉर द पैथेटिक प्लाइट, टीचिंग एड्स आर एब्सेंट. गवर्नमेंट स्कूल्स फॉलो द नॉर्म्स ऑफ टीचर्स बीइंग असाइन्ड इन प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ क्लासेस. क्लासेस के हिसाब से असातिज़ा नहीं होते बल्कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से टीचर्स मुकर्रर की जाती हैं. Regardless of classes, learning outcome in such schools are poor. In rural areas, highly paid teachers able to give proxies to their work. Actually, in Kankapura में एक स्कूल में हम गए थे, वहाँ मालूम पड़ा टीचर गायब होते हैं और उन्होंने अपनी जगह किसी और खातून को जो है 2,000 रुपये पर मुलाजिम कर रखा है. मीडियम ट्रांजिशन इज प्रॉब्लमेटिक. अब जो मीडियम ट्रांजिशन हो रहा है हमारा उर्दू टू इंग्लिश, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हमारी कम्युनिटी को कल्चरल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, इसका थोड़ा तज़किया किया है. सिंस मोस्ट उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैव टू स्विच ओवर फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश और कन्नड़ा मीडियम स्कूल्स आफ्टर 5th or 7th, they develop disinterest in education. In core subjects, terminology changes from Juzaf Aqal to LCM, Kasar to factor, Hayatiyati gas to biogas, Zawiya Khaima to right angle, Musallas to triangle, Mustatil to rectangle, Daira to circle. ये मैंने सिर्फ आपको हिसाब और साइंस के बारे में बताया है. ये टर्मिनोलॉजी जब चेंज होती है तो बच्चा जो है वो यकायक जब 6th और 7th स्टैंडर्ड में ये नए अल्फाज सुनता है तो उसे एक डिसइंटरेस्ट, अदम दिलचस्पी पैदा होती है. Remedial teaching of English is however proving a help in comprehension to some extent. कुछ जगहों पर remedial teaching of English जो है वो ज़रा हेल्पफुल होती है, मददगार नॉलेज होती है. नेक्स्ट, dropouts to contribute. While government Urdu schools have good GER, that is general enrollment ratio, very
اردو اسکولس میں بھی تقریباً 99% مسلم بچے پرائمری اسکولوں میں جا رہے ہیں آج کل، ہے نا، اور یہ جو عام یعنی پاپولیشن کا جو جی ہے اس کے برابر ہے. The massive dropout between 5th and 7th standard leads to decline in number of students. 5th سے 7th کے بیچ میں ڈراپ آؤٹ ہونا شروع ہو رہا ہے. ہم ایک اسکول گئے تھے جو رحمان خان صاحب کے نام سے ہے، آپ کو شاید خبر لے آؤٹ چندرا لے آؤٹ میں ہے. وہاں پہ ہم نے 10 کلاسز کا معائنہ کیا، تصاویر لی ان کی. تو پہلی فرسٹ اسٹینڈرڈ میں بچے لڑکے اور لڑکیاں دونوں برابر تھے. جیسے جیسے ہم آگے کی کلاسز کی طرف گئے، یعنی 10th اسٹینڈرڈ میں یعنی 90% گرلس تھیں اور 10% بوائز تھیں. اور یہ عام مسلمانوں کے درمیان یعنی لوور مڈل کلاس کے درمیان یہ ہے کہ بوائز فار گیریج، گرلس فار میرج. مطلب یہ فارمولا جو ہے جس کی وجہ سے مسلمان بچے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں. While government Urdu schools have good GR, the massive dropout between 5th and 7th standard leads to decline in number of students. In smaller towns, RTE has enabled Urdu-speaking students who are from poorer section of the community to seek admission into private English medium schools in recent years. اس میں ڈراپ آؤٹ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ بچے اب انگلش میڈیم اسکول میں RTE کی وجہ سے داخل ہو رہے ہیں. تو آٹو ڈرائیورس کے بچے یا گیریج میں کام کرنے والوں کے بچے بھی انگلش میڈیم میں پڑھ سکتے ہیں اور ان کی فیس گورنمنٹ بھرتی ہے. Factors such as shifting nature of work sites of laborers from North Indian states also leads to children either dropping out or seeking transfer from one school to another in urban areas. The Urdu schools in older areas of cities have lost the preference of surrounding community and their impressive edifices are pale shadow of their cornerstones. اچھی بلڈنگس موجود ہیں کئی جگہوں پر اردو اسکولس کی، جیسے حفیظیہ اسکول کو آپ دیکھ لیجیے سمیا روڈ میں بہترین بلڈنگ ہے، لیکن ان سے بھی بچے جو ہے ایسی اسکولوں میں ایسی انفراسٹرکچر ہونے کے باوجود بچے اس طرف ان اسکولوں میں پڑھنے کے لیے راضی نہیں ہوتے. Schools coming up in newer areas operate out of premises with inadequate infrastructure. زیادہ تر جو نئی اسکولیں کھلی ہیں مسجدوں کے بازو کھلی ہیں. Next. There is also enrollment attendance gap. Enrollment میں رولز پر جو ہے 100 بچے ہوں گے اور جو بچے ایکچولی اسکول اٹینڈ کرتے ہیں ان کی تعداد 60 ہوگی 65 ہوگی. یہ گیپ آئے گا. Attendance is more in the initial months after admission, but tapers down as months advance. ایسا ایسا اگست کے بعد بچے کم آنے لگتے ہیں. Survey by Akshara Foundation in Bangalore found that in most cases students of 5th standard were not able to read the text of 2nd standard. اکشرا نے شاید اکشرا کے کوئی سارے موجود ہیں تو انہوں نے ایک سروے کیا تھا، اس کی مدد لی تھی ہم نے. تو 5th standard کے بچے 2nd standard کا ٹیکسٹ نہیں پڑھ پاتے ہیں. In certain cases, positive intervention by the community has resulted distinct improvement in standard, infrastructure and discipline. No detention policy contributes to absence of accountability on part of teachers. تمام بچوں کو آگے کی کلاسوں میں ڈھکیلا جاتا ہے، تو لہذا ٹیچرس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ توجہ دیں اس پر. نیکسٹ. Why insistence on Urdu medium? But turning government Urdu schools into English Kannada medium schools is bound to be resisted. اس کی مزاحمت ہوگی. کیوں ہوگی مزاحمت؟ Those who want to preserve the Urdu medium schools should do so for the following reasons. اب لوگ اردو میڈیم کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ Love of the language and consciousness of the constitutional application of the government. اردو سے پیار یا محبت اور یہ بھی کہ ہم اپنا دستوری حق حاصل کریں، اس لیے لوگ اردو اسکولوں کی بحاق کے لیے وزید ہیں. They perceive that Urdu is closer to their faith. ان کے مذہب اعتقاد سے قریب ہے اردو. So students would learn at least some basics of faith and manners dear to the parents, with the guarantee of cultural continuity. Next. These schools provide jobs to Muslims and women, which could be called the sole preserve of Muslims. They face no competition in this sector. Their apprehension is that if Urdu schools close, even those 24,000 jobs which are up for grabs for Muslims through their women will slip out to other communities in future. A survey of 171 Urdu schools in Bangalore in 2012 revealed that 92% of the 982 teachers employed there were women.
Education in these schools is inexpensive and even poor can afford to send their children. तालीम महंगी नहीं है, लिहाजा गरीब लोग भी वहाँ अपने बच्चों की तालीम कर सकते हैं. Reasons for shifting away from Urdu medium again. Urdu medium marks the prospect. कुछ लोग पसंद क्यों नहीं करते हैं? पहले हमने बताया कि पसंद क्यों किया जाता है. फिर सेकंड ये है कि पसंद क्यों नहीं. Urdu medium marks the prospect of higher professional and technical education in future. बच्चे आगे तालीम जारी नहीं रख सकेंगे, इस वजह से मिडिल क्लास आजकल उर्दू मीडियम को पसंद नहीं करता है. Urdu schools attract children from low income background and it does not help the kids to have a higher vision of life and they miss out on perception of upwardly mobile culture. In short, they breed social inferiority. यानी समाजी कमतरी का एहसास बच्चों में पैदा होता है क्योंकि उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादातर गरीब होते हैं और उनके पास ज़िंदगी का कोई आला और मकसद नहीं होता. At some stage, the switch over of medium will be inevitable. अब लोग ये भी सोचते हैं कि इसी स्टेज पर नागुज़ीर होगा कि हम शिफ्ट करें उर्दू को इंग्लिश, लिहाजा क्यों नहीं बुनियादी तालीम से ही शिफ्ट कर लें हम, है ना. So why not opt for English medium from the beginning so that foundation is strong. Free and cheap education is low quality, useless and irrelevant. ये भी लोग सोचते हैं कि फ्री एजुकेशन जो है वो चीप होगा और लो क्वालिटी का होगा और बेफायदा होगा और irrelevant यानी बेमकसद होगा. Urdu medium education neither helps employment in public sector nor in private sector. Next. Teachers have no motivation. ये भी बड़ा ये है कि टीचर्स जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते और उनके पास कोई मुहर्रिक नहीं होता कि बच्चों को अच्छी तालीम दें. Location of the Urdu schools is detestable. नालों के बाजू होती है, स्लम्स में होती है स्कूल्स, मस्जिदों के बाजू होती है वगैरह वगैरह. Since all children are Muslims, it is feared that children will not develop secular ethos, which are essential for surviving in a plural society. एक मुतफ़िक़ुल लिसान या मुतफ़िक़ुल मज़हब माशरे में हम किस तरह ज़िंदा रहें, इसका एहसास, इसका शऊर बच्चों में नहीं पैदा होता है अगर वो सिर्फ मुसलमानों के दरमियानी तालीम हासिल करते रहे. Since all children are Muslims, it is feared that children will not develop secular ethos, which are essential for surviving in a plural society. Children coming out of the Urdu high schools will feel cultural shocks once they join English medium schools or find some jobs where people from all other communities share the workspace. Infrastructure is invariably substandard. गैर मेयारी infrastructure होता है and does not help academic excellence. Next. But loss would be real. It could be concluded that Urdu medium education is falling out of favor for even lower middle class people. But good many in Urdu-speaking community feel consternation over the prospect of closing down of Urdu medium schools. हर मुसलमान जो है मुस्तरद होता है कि उसकी ज़बान जो है वो नापसंदीदा करार दी जा रही है, बच्चे उसमें तालीम हासिल नहीं कर सकते. इस पर डिस्कम्फर्ट तो सब हर मुसलमान को होता है, खासकर उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स को. दिस वुड आल्सो मीन उर्दू न्यूज़पेपर्स क्लोजिंग डाउन, है ना, और ये हो रहा है. मुस्लिम कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर वो इट इज कमिंग डाउन. अब शायर और अदीब और अफसाना निगार और मरसिया निगार नहीं बन रहे हैं, है ना. फिल्म्स, म्यूजिक एंड ड्रामा, इसमें भी मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा. एंड वन मोज़ाइक ऑफ कलरफुल कल्चरल टैपेस्ट्री मिसिंग इन फ्यूचर. हम जिस तरीके से कंट्रीब्यूट करते थे फिल्म में, शायरी में, अदब में, हिंदुस्तान की परफॉर्मिंग आर्ट्स में, उसका तनासुब जो है वो मुसलमानों का कम हो जाएगा अगर उर्दू खत्म हो गई. और हमने चंद रिकमेंडेशन किए थे. लेट ऑल गवर्नमेंट उर्दू मीडियम लोअर प्राइमरी स्कूल्स कंट्रीब्यूट टिल द कम्युनिटी itself decides what is best for it. These schools should be adopted by community NGOs everywhere and strict monitoring of learning being made by school development and monitoring committee SDMC बनाई जाए और वो उसका जायजा ले और उसकी मॉनिटर करे क्वालिटी को. Pressure should be mounted on the government that they should be made English medium schools from 6th standard. उन्हीं स्कूलों को 6th standard से English medium बनाया जाए onwards, and teachers should be able to converse with students in English as well as in Urdu in order to achieve better comprehension of concepts and subjects and improvement in their communicative skills. टीचरों की जो सलाहियत है वो इंग्लिश और उर्दू में मुसावी हो ताकि टीचर्स जो है बच्चों को अंग्रेजी में भी सिखा सकें. साइमल्टेनियसली चलना चाहिए. The textbook of social science, environmental science and mathematics for 5th standard
should provide English equivalents in terms in brackets, and that teachers should be trained to use them while teaching in the classrooms. Next, new English syllabus from first standard should be adopted, whereby a child learns at least 5,000 words and around 1,000 sentences of English by the time he passes 5th standard. इसमें कुछ काम करना चाहिए, आप जैसी कमेटी आप बनाना चाह रहे हैं, इस पर आपको काम कीजिए कि आप बच्चे जो है वो तकरीबन 5,000 वर्ड्स 1,000 सेंटेंसेस सीख लें अंग्रेजी की, ताकि उनका जो एब्जॉर्प्शन हो 6th स्टैंडर्ड में वो बहुत कंफर्टेबल हो, अदरवाइज बच्चे ड्रॉप आउट हो जाएंगे. This could be as well adopted for Kannada medium schools. A bridge course in English should be introduced for those being promoted from 5th to 6th, where he or she students learns to speak a smattering of English. Possibly English should be assigned 2 periods each day in pre-primary schools. The government should improve the infrastructure like drinking water, toilets, sanitation, and provide teaching aids, smart boards and computers. The School Development and Monitoring Committee (SDMC) should act as a watchdog body in management and monitoring of academic performance and catalyst for improvement in learning outcomes. Next, the government should be persuaded to allow Urdu to be adopted as the third language from 6th standard onwards. Teachers for such schools should be from all religious and cultural background. Teachers of government Urdu schools should be recruited with much rigor, so that only those who are equally conversant in English, Kannada and Urdu should be taken into service. मीडियम की हैसियत से उर्दू कहाँ तक उसको बाकी रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है, वो एक मौजू है. और इन मौजूआत पर एक बाद दीगर ख़वातीन व हज़रात अपनी राय ज़ाहिर कर सकते हैं. मैं दावत दूंगा सबसे पहले उर्दू स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से. आप मैडम वही बोल शुरू कर सकते हैं. गवर्नमेंट से जो सरकारी सहूलियात जो हमारे सरकारी मदारिस को फराहम हो रही, ये सिर्फ पेन एंड पेपर की हद तक 50% ग्रांट जा रहा है सर. और थोड़ा तो मालूम है सरकार कैसा है, ये बोल नहीं सकते हमें. और एक मैं परसों हाल ही में एक स्कूल विज़िट करी जो वक्फ बोर्ड के मातहत चल रही है. हर माह जो है हमारी सरकारी स्कूल माहाना 30,000 रुपये वक्फ बोर्ड को ये जा रहा है, उसका रेंट जा रहा है. लेकिन इतनी हालत है वो उस मदरसे की, उस बिल्डिंग की. लास्ट वीक मैं मैसूर शहर मैसूर की बात कर रही हूँ. क्यों ना हमारे अदारे जो ले रही हैं, सरकार से इमदाद ले रही हैं, कुछ गौर करें. वहाँ कम्युनिटी पीपल हैं जो वहाँ के ये हैं. तो ये मुझे इसका बड़ा दर्द हुआ. 30,000 हालांकि छोटा से 3-4 कमरे में स्कूल चल रही है, माहाना 30,000 रुपये आमदनी ले रहे हैं. लेकिन वही तो फिक्र कर सकते थे, रेंट एज ए रेंट फ्रॉम गवर्नमेंट. तो ऐसे हाल में जब टॉयलेट्स वगैरह का जो मुआयना किया तो बड़ी ही बदतर हालत है वहाँ. इवन ये जो है RCC भी नहीं है, वो बेंगलुरु टाइल्स हैं. पूरे छत जब बारिश आता है बच्चे बैठना ही वहाँ मुश्किल हो गया उनका. सिटिंग अरेंजमेंट के लिए फर्नीचर क्यों ना हर माह जो ले रही हैं, ये इमदाद ये क्या कर रही है. इसे हमारी ये कौम वक्फ बोर्ड में जितने भी हमारे हैं ना, तो मैं ये एक पॉइंट रखना चाहती थी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से क्या करना. आप ये एक स्कूल का मामला आपने बताया, कई ऐसे हैं. आमतौर पर जो आपका तो बहुत बड़ा इलाका है ना, जो नेहरू नगर बोल के है, वहाँ पर है ना माशाल्लाह हमारे साबिक वज़ीर तालीम और हमारे आली MLA साहब तनवीर सेठ साहब की बहुत ही उनकी सरपरस्ती है. तो ऐसे बहुत स्कूल्स हैं जहाँ पर आप ही के ग्रांट से इमदाद मिली है. फर्नीचर हो या दूसरे कमरों के लिए नए कमरों की भी तामीर की गई है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से चंद ऐसे स्कूल हैं जो इसके बोर्ड के भी माते हैं. तो स्कूल को क्या फ़ायदा होगा वो बताइए आप. कैसे होगा फ़ायदा? कुछ नहीं होगा. गवर्नमेंट कम करेगी, जो इदारे को आ रहे हैं पैसे वो कम हो जाएंगे. जायदाद की मिल्कियत जिसके पास है ना, उसका मेंटेनेंस भी उनके जिम्मेदारी है ना.
मेंटेन करना इस पर बात हो सकती है, किराया ऐसा करके हुकूमत ये ओवरऑल मैसूर का क्या हाल है वो बताए, तो एक का लेकर नहीं वही मैं बोल रहा था, या मैसूर डिस्ट्रिक्ट का बहुत सारा हिस्सा, सारा इलाका जनरली जो आपके तहत है, कितने स्कूल आते हैं आपके जुरिस्डिक्शन में? हाँ, उर्दू मीडियम, उसमें 11 एडेड है और एक 138 गवर्नमेंट है। इसमें सिर्फ एक पूरे ज़िले को एक हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल है, निज़ामिया हाई स्कूल बोल के। सिवाय इस एक स्कूल के नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह अच्छा है क्या? हाँ, दूसरी जगह भी थोड़ा, ये दूसरे जो गवर्नमेंट स्कूल से नहीं बिल्डिंग, वहाँ भी थोड़ा बहुत ये है सर, उतना औसत दर्जे पर है बस, ये एवरेज 300 से ज़ायद है हमारे बच्चों की तलबा की। गौसिया नगर, शांति नगर, NG करीम ब्लॉक बोल के, वहीं पे थोड़ा है ना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने देखा कि SDMC पहले जो साथ देती थी अब ऐसा साथ नहीं दे रही है, और उसमें कई असातिज़ा भी पहले बहुत इंटरेस्ट लेकर आगे आते थे, अब थोड़े मुश्किल नज़र आ रहा है उसमें। इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि आप जितने भी हमारी तरह काम करने वाले NGOs हैं उनको हम एक साथ मिलाएं, और उस एरिया में जितने लोग काम कर रहे हैं अलग अलग इस पर, जैसे कोई NGO सिर्फ यूनिफॉर्म से काम करता होगा, कोई किताबों पे काम करता होगा, तो हम एक छोटी सी एसोसिएशन ऐसी बनाएं कि मॉडल स्कूल बनाने के लिए हम कुछ स्कूल्स को सिलेक्ट करें, जैसे हमारे स्कूल के अलावा भी और 2-3 स्कूल्स को, तो एक एरिया कम से कम हम ऐसा मॉडल बना के दिखा सकते हैं। तो उसके पीछे आप लोग भी हमारा साथ दें कि हम गवर्नमेंट से अडॉप्ट करें तो हमको कौन सी फैसिलिटीज़ हम ले सकेंगे, क्योंकि क्या होता है बाज़ औक़ात हमको खुद मस्जिद वालों को भी पता नहीं होता है कि वहाँ क्या हो रहा है, यानी उनके पास जो आ रहा है, जो फैसिलिटी वो ले सकते हैं वो भी कहाँ लेके दे रहे हैं, और हम जब बाहर से लाकर देना चाह रहे हैं हमें भी उतना एक्सेस नहीं होता है। तो उसकी वजह से जैसे अगर हम साथ मिलकर काम करें और आप लोगों की तरफ से कोई एक मजबूत नुमाइंदा हमारे साथ हो, हमें भी एक हिम्मत होती है कि जाके काम करके ये काम करवा सकें। अडॉप्ट करने के लिए भी इतना सताते हैं, जाके लो अगर आप लेटर लिखे तो 1 साल में तो ख़त्म हो जाता है। अभी पहले की तरह नहीं है कि 4-5 साल, हमने तो कई साल चलाया उसको, अब ऐसा नहीं है। अब 1 साल में कहते हैं कि आप अगेन दूसरी बार फॉर्म भरो, एडॉप्शन का फॉर्म भरो और ऐसा करो, तो फिर वो अब कम से कम जो लोग सही से काम कर रहे हैं उनको एक 3 साल की 4 साल की तो मोहलत होनी चाहिए ना। अब आज हमने शुरू किया, हमने पैसे जमा किए, सब कुछ किया, अब देखिए हम लोग 1 साल से 3 असातिज़ा को वहाँ पर रखे हैं, और बाकायदा हर महीना हम 2 टीचर्स को 3 टीचर्स को ये दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, नर्सरी के अलावा 10th को भी दे रहे हैं। और फिर मैनुर ज़मानी साहिबा तो पर्सनली जाके भी 10th को पढ़ा रही हैं, और वहाँ की मुश्किल हम देख रहे हैं। हमारी समझ में इतना आया कि अगर नर्सरी को हम पूरी तरह फोकस करें, अब नर्सरी में हमारे पास 110 स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर हम सब तीनों लैंग्वेज पर फोकस करें, और जैसे ही वो लोग अब फर्स्ट स्टैंडर्ड को जाएंगे हम चाहते हैं कि वहाँ पे एक एक्स्ट्रा टीचर उनकी लैंग्वेज के लिए लगा दें, तो उससे क्या होगा कि जो भी मुश्किल है बच्चों को वहीं से तमाम बातों की सहूलत हो जाएगी। तो इसके लिए हर बात के लिए, छोटी छोटी बात के लिए इससे पूछेंगे, वो पूछेंगे, आप इससे परमिशन लो, उससे परमिशन लो, काम करने वाला भी कैसे काम करेगा? हाँ, उसको भी एक साल के लिए नहीं सर, एक इलेक्शन किया जाता जिसमें से जो क्या है पेरेंट्स में से SDMC के लिए, अडॉप्ट करने के लिए DDP और BO का परमिशन लेना जरूरी फॉर्मेलिटी। हाँ, लेकिन 1 साल का ऑनलाइन नहीं है, अभी नहीं है, ऑफलाइन ही है, ऑफलाइन ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है सर, ऑनलाइन करे थे वो नहीं, ये फ्रॉम दी SDMC कमेटी एंड नहीं सर, SDMC में भी 3 फॉर्मुलेट करे जाए सर। एक पेरेंट्स कमेटी से 18 मेंबर्स को लोग बोल के है, और एक डेजिग्नेटेड मेंबर्स बोल के है, उसमें जो है कोई एक डोनर ले सकते हैं, या कोई एक लिटरेट पर्सन, या हु इज़ एक्टिव इन दैट एरिया, ऐसे उनको हम 5 लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी जो डेजिग्नेटेड मेंबर्स बोल के उनको ये करेंगे 18 के साथ। ये 18 प्योरली पेरेंट्स कमेटी के हैं। एक पॉलिटिकल मेंबर भी रहते हेल्थ से जो है उनका रहता है, हेल्थ रिलेटेड जर्नलिस्ट को लेना रहता है, ऐसे 5 बाहर से लेना पड़ता है। मखसूस किसी एक एरिया पे नहीं जाऊंगी, ओवरऑल उर्दू स्कूल्स की मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूंगी। तो जहाँ तक देखा गया है, उर्दू स्कूल्स जितने भी चल रहे हैं
वो किसी के रहमो करम पर चल रहे हैं। यहाँ तो वहाँ की ज़मीनें मस्जिद से वक्फ की हुई होती हैं या किसी एक उम्रा से वक्फ की हुई होती हैं या वक्फ बोर्ड की हुआ करती हैं, जहाँ पे सरकार अपनी बिल्डिंगें बनाती है। प्रॉब्लम ये है जो हमारी पिछली नस्ल थी उन्होंने वो वक्फ करके चले गए। अब जो आई है नस्ल, उनके बेटे या बच्चे कुछ वो आए हैं तो आके उस ज़मीन पे डिमांड करते हैं कि ये हमारे, तो क्या है अब वो डिमांड करने लगते हैं कि ये हमारे बाप दादा ने वक्फ की होगी लेकिन ये अब हमें चाहिए। एक मिसाल मेरी बाजू ही बैठी हुई है मोहतरमा, इनकी जो स्कूल यहाँ पे बेंगलुरु के एक सेंट्रल प्लेस में है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 250 बच्चे हैं। बाप ने वक्फ की थी उस ज़मीन को, अब बेटा आकर डिमांड करके इन्हें लावारिस करके चला गया है। 250 बच्चों को वो सिर्फ एक कमरे में लेकर लिटरली रास्ते पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है। ऐसे मामलात जो है बहुत सारे उर्दू स्कूल्स में हैं क्योंकि वहाँ पे वो ज़मीन किसी ने वक्फ की हुई थी या दान की हुई थी। तो ज़्यादातर उर्दू हमारे मदारिस जो हैं इसी पे चल रहे हैं। बिल्डिंग गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करके देखती है, इसका एक मुस्तकिल कोई हल होना चाहिए। अपने अपने सतह पे एडजस्टमेंट करके वो उस टाइम पे काम चला लेते हैं। मैं ज़्यादा डीप जाऊंगी तो ब्लेमिंग एंड गेमिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे है, इसका एक मुस्तकिल हल निकालना होगा कि परमानेंट उर्दू स्कूल की ज़मीन हो, बाकायदा बिल्डिंग उन्हीं की हो, पीढ़ी दर पीढ़ी वो बिल्डिंगें चले और वो स्कूल कायम रहें जैसे ब्रिटिशर्स ने कर। अब देखिए एक शिमोगा में लश्कर मोहल्ले, बहुत सारे, शिमोगा नहीं बोल रही मैं, मेरी रियासत में ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो ब्रिटिशर्स के ज़माने में कायम हुए हैं, आज भी चल रही हैं बिकॉज पक्के काम हुए हैं वहाँ पे। ये दरमियानी जो ज़माना था वो जो है मैं बोल रही हूँ ना एडजस्टमेंट पे चला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मोस्ट हल यही कर सकते हैं कि ज़मीनें स्कूलों के नाम पे हो, बिल्डिंगें भी वहीं पर, मुस्तकिल हल चाहिए। और देखिए यहाँ पे आजकल जो ज़माना शोबिज़ का हो गया है, जब तक हमारी बिल्डिंगें खुशनुमा नहीं होंगी, दुल्हनों की तरह सजी हुई नहीं होंगी, कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। शोबिज़ है, अंदर आप तालीम मियारी से मियारी तर दे दीजिए लेकिन बाहर का जो है नज़ारा वो पेरेंट्स को भाता ही भाता है। तो बिल्डिंगें जो भी बनती हैं वो खुशनुमा होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तभी हमारे बच्चे जो है उस स्कूल को शोबिज़ हो गया है। अब मैं यहाँ हूँ, मुझ में क्या नॉलेज है आप यही नहीं देखेंगे। मेरा सबसे पहले ज़ाहिरी जो मुजाहरा होता है वही सबको भाएगा। इसी तरह हमारी स्कूल की बिल्डिंगें भी वैसे ही हो चुकी हैं। तो ये 2 पॉइंट्स पे अगर हम काम करते हैं फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़िमन में, तो मुझे लगता है कि उर्दू स्कूलों को आबाद करने में जो है हाँ, ये जो मैं बोल रही हूँ वो बहुत जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, हो सकता है इन 2 उमूर पर अगर हम काम करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक़ से मुझे लगता है सर यही एक मेन जितना हमारे मुशाहिदे में आया है, बिल्डिंग्स और ज़मीनें नहीं हैं, हमेशा एक डर सा लगा रहता है कि आगे क्या होगा। अच्छा, कोई एक मिसाल दीजिए जहाँ पर ये बहुत कठिन मसला है। मेरी स्कूल, आपकी स्कूल? मेरी स्कूल गोपालपुर में है, यहाँ मागड़ी रोड में। 13 से 14 साल हो चुके हैं तकरीबन वहाँ पे। अब वो जी मस्जिद की है, मस्जिद वालों ने डोनेट की थी। अब वो डोनेट किस, आज तक उसके पेपर्स ना हमें मिल सके हैं ना गवर्नमेंट को। हम सब एवरी ईयर हमें पूछा जाता है कि क्या डोनेट की है पूरी तरीके से। अब मैं बोल रही हूँ ना सर, मैं डीप नहीं जाऊँगी। वहाँ पे जब ऑफिसर्स होते हैं, जो भी होते हैं ओहदेदार, एडजस्टमेंट पे काम चलता है। रेंट नहीं देते हम, बिकॉज वो ज़मीन पर गवर्नमेंट ने जो है बिल्डिंग तामीर की है तो रेंट नहीं होता है। ऐसी सर चलता है, सब कुछ चलता है। हाँ, इनकी स्कूल का मसला बोलिए मैडम। वेंकटेशपुरा उर्दू स्कूल सर, इसकी जगह वो ओरल सोर्स से क्या मालूम हुआ कि वो 10 आदमी मिलकर खिदमत खल्क के वास्ते लिल्लाह करके वो ज़मीन लिए थे। अब उसमें एक सदर थे छोटू कुरैशी बोल के। छोटू कुरैशी वो ज़मीन में मालूम हो। अच्छा, जज से बात की क्या हुआ वहाँ बारिश के दौरान उर्दू स्कूल गिर गई। वो वक्त टेम्पररी यहाँ छोटू कुरैशी शिफ्ट करने दिए।
फोटो फुटेज भी खाली थी, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी अब उनके बेटे आपको क्लेम कर रही है, क्लेम कर रहे हैं और पेपर्स उनके पास है सर। क्या क्लेम कर रहे हैं बल्कि खाली करा दिया बोल रहे हैं। नहीं खाली नहीं कर रहे हैं, खाली करो बोल के बोल रहे हैं। वो गिर गई है वो मामला गिर जाते से बात किया, किसी केजे जज से बात किया मैं, बोला मुझे कुछ भी नहीं, अगर वो पेपर देकर जगह दे दिए तो पूरी बिल्डिंग बन के देने की जिम्मेदारी मेरी बोलकर, क्योंकि वो HPR वगैरह में ना स्कूल बनाया है उर्दू मीडियम को, कुछ सुना है सर, बहुत अच्छे उर्दू स्कूल मीडियम केजे जज, उन्हें अपना ग्रांट भी डाला है, उसका CRS फंड भी इस्तेमाल करके क्या है, ये तुम्हारा मसला बहुत अहम है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बाजू चौड़े उर्दू स्कूल है क्या? हाँ है सर। वहाँ जगह खाली है बोलती ना? वो ऑक्यूपाई हो गई सर। नहीं, लोग बोलते वहाँ शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, खाली एडमिशन का पोजीशन बचाने के वास्ते ये कर रहे हैं बोल नहीं इस बात पर मैं बोलना चाहती हूँ सर 2003 में मैं वहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र हुआ, रूरल एरिया से मुझे वहाँ पे वेंकटेशपुरा में ट्रांसफ़र हुआ। तब गई तो मैं बहुत हालत तो बहुत ख़राब थी सर। नीचे ग्राउंड फ्लोर में 3-4 कमरे, ऊपर जो है इसमें जो है फिर 4 कमरे, ऊपर के कमरों पर मेटल के शीट्स, नीचे के कमरों में घुप अंधेरा। वी हैव टू वर्क अंडर लाइट्स। ओके, 14 साल वहाँ पे काम की हूँ मैं। बहुत ज़्यादा जो है प्रसन्ना कुमार और कमिश्नर बहुत से पूरे लेटर्स तैयार करके जो है बहुत ज़्यादा ये करे, तो गवर्नमेंट को जब बात करेंगी तो गवर्नमेंट बोलेंगी कि नहीं, जगह होना, ज़मीन गवर्नमेंट के नाम करे तो हमें बंद हो देती। छोटू भाई को ये करे तो नहीं माँ, हमें वो नहीं दे सकते, बिकॉज गवर्नमेंट में तुम्हारे स्कूल में बच्चे रहते ही नहीं रहते, मालूम नहीं हम ना चले गए तो बाद फिर बिल्डिंग कौम की बिल्डिंग, ऐसा बोलते थे छोटू भाई। मैं काम कर को हूँ क्या करूँ। ये छोटू फरीश जो वेंकटेश बोल रही है, हाँ MLA को अकेला सिंह नहीं इनो जॉर्ज। तो तब क्या हुआ, इनो भी देने रेडी नहीं, उनो भी देने रेडी नहीं, तो आखिर को क्या हुआ, बोले तो नहीं तो मैं दूसरी जगह ढूंढूँ। दूसरी जगह ढूंढे तो मैं सर्वे नंबर सब जो है डाल के जो है, जो आप बोले ना आपका नई स्कूल है करके, तो वहाँ का पूरा डॉक्यूमेंट हमें तैयार करके जो है हमें प्रेजेंट करें, प्रपोजल डाले कि नहीं वो जगह हम ना अलॉट कर डालो, यानी कि वेंकटेशपुरा GOHPS वेंकटेशपुरा। हाँ 15 by 55 सर। 15 यस 15 इंचू सर 55 कितने कमरे हैं? ऊपर 4 है, नीचे 5 है सर, छोटे छोटे। सब बहुत छोटे रहते हैं सर, बहुत छोटे सर। ये 3-4 दिन बाद तुम्हें मुझे बात करो, मैं आता हूँ इंशाल्लाह प्रॉब्लम हल करें। मैं 2 टर्म ECO रह चुका हूँ सर शिवमोगा में, 2010 से 15 तक। अब फिर रिसेंटली 2.5 ईयर हुआ मुझे वहाँ पर ज्वाइन होकर। उससे पहले माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में एक्सटेंशन ऑफिसर होकर काम किया हूँ। मौलाना आज़ाद स्कूल्स जो है हमारे वहाँ सैंक्शन हुए थे, वहाँ भी जगह की किल्लत थी, जगह वहाँ पर ढूंढ कर जो है हमने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी करवाया। माशाल्लाह मौलाना आज़ाद स्कूल्स भी बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। तो लिहाजा सबसे पहले जो है यहाँ पर हालात ऐसे हैं उर्दू स्कूल के कि सबसे पहले यहाँ पर फैज़ा ने जहाँ जो बात बताई लैंड के बारे में, सबसे पहले ज़मीन जो है हम लोग क्या करते हैं, हम जो जितने असातिज़ा हैं, SDMC हैं या लोकेलिटी में जितने भी लोग हैं, जो जगह हमें वहाँ पर दी गई है वो जगह को सबसे पहले उसके कागजात हम ठीक तरह से नहीं प्रिपेयर करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं जैसा कि चलती कदम गाड़ी चलते रहता है। अब ऐसा मौका आ जाता है, बच्चों की तादाद ज़्यादा हो जाती है, कमरों की हमें वहाँ पर किल्लत महसूस होती है। जब हम लिख कर डालते हैं तो सैंक्शन भी होकर आ जाते हैं कमरे सैंक्शन में बहुत आसान है सर, कुछ भी नहीं है। हमारे में एक SSC यूनिट ऐसा है, सर्व शिक्षा अभियान यूनिट बोलते हैं, और RMSC यूनिट, 2 यूनिट हैं जहाँ पर हम प्लान में जमा करते हैं। हर साल फरवरी में जो है वहाँ पर एक सालाना मनसूबा तैयार किया जाता है कि कौन से स्कूल को क्या चाहिए, तो उस वक्त पर हम उसमें ऐड कर देते हैं। हम लोगों को बाकायदा वहाँ पर क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में उस कमेटी में बुलाया जाता है और हमारे जो भी परेशानियाँ हैं या जो भी हमारी डिमांड्स हैं वो डिमांड्स को वहाँ पर पूछा जाता है, तो हम उसमें ऐड भी करते हैं। और जहाँ तक बच्चों की तादाद ज़्यादा रहने के स्कूल जहाँ पर है वहाँ पर एक हाई स्कूल बनाने का भी एक प्रपोजल भी तैयार किया जाता है, तो हम ऐड करके देते हैं, फिर सैंक्शन होकर आती है। जैसे कि यहाँ फैज़ा साहिबा ने जो बताया कि वहाँ पर जगह के बारे में हमारे पास कुछ भी कोई भी एक पेपर नहीं था, कोई भी एक रिकॉर्ड नहीं रहता। नहीं वो बात तो आ गई ना। हाँ, जिसकी वजह से नहीं, मैं बोल रहा हूँ कमरों की तादाद कम होने की वजूहत में सबसे पहले ये आ जाता है हमारे पास कि सैंक्शन होकर आते हैं तो थोड़ी जगह जहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं होता वहाँ पर कमरे तैयार हो जाते हैं।
जहाँ पर ऑब्जेक्शन है वहाँ पर कमरे फिर क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर दोबारा क्या करते हैं वहीं ज़िले में दूसरे कन्नड़ा स्कूल्स को जो है तबादला कर दिया जाता है, वहाँ पर तैयार की जाती है। तो और दूसरी बात जो है SDMC कमेटी और NGOs जैसे कि साहिस्ता मैडम ने कहा यहाँ पर उनका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है स्कूलों में। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया तो अफसरान भी क्या करेंगे, वहाँ पर डरेंगे कि वो चीज़ वहाँ पर हमें जल्दी पहुँचाना है, वो सहूलत हमको वहाँ पर पहुँचाना है। तो सबसे पहले बुनियादी सहूलियात में जो है वाटर फैसिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटी जो है इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हमारे स्कूल के अहाते के लिए कंपाउंड होना बेहद ज़रूरी है। ये 3 चीज़ों को अगर हमने वहाँ पर मुहैया कर दिया तो स्कूल का एक अट्रैक्शन जो है, बिल्डिंग अट्रैक्शन जो है एक हद तक पहुँच जाता। तो इस पहुँचाने के लिए जो है लोकेलिटी में NGOs और SDMC मिलकर जो है, चाहे तो म्यूनसिपालिटी से हो या ग्राम पंचायत से हो, जाकर NREG में जो है एक उसे सहूलत दी गई है जहाँ वहाँ कंपाउंड बनवा सकते हैं। अगर स्कूल में कहीं भी टॉयलेट और वाटर फैसिलिटी नहीं है तो वो आराम से बनाए जा सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ लेने के लिए एक हमारे पास एक गुर है जिसे इस्तेमाल करके, एक टूल्स इस्तेमाल करके हमें वो छोटी फैसिलिटीज़ वहाँ पर हासिल कर सकते हैं। रही बात स्कूल्स को जो है अपग्रेड करने की, अपग्रेड मीन्स कंप्यूटर्स, फर्नीचर वगैरह लेने की, तो जैसे कि यहाँ पर एक रिपोर्ट पेश की गई, बहुत अच्छी रिपोर्ट है सर। इस रिपोर्ट में चंद नुकात को यहाँ पर दाखिल करके, जैसे कि फला स्कूल्स में मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, रियासती सतह की जितनी भी हालात थी वो हालात को बयान कर रहा हूँ मैं, ना कि शुमार। तो यहाँ पर क्या है, इन्फोसिस और विप्रो से जो है बहुत सारे सहूलियात दिए जा रहे हैं सर। खासकर यूज्ड कंप्यूटर्स जो विप्रो में, इन्फोसिस में किए जा रहे हैं, वो कंप्यूटर्स स्कूल को देने के लिए प्रोविजन दिया गया है। हम लोग वो लेने की कोशिश नहीं कर। तो एक बड़ी कमेटी जो है, एक बड़ी मुहिम यहाँ पर जो बनाई गई है, इसके ज़रिए से अगर हम रिपोर्ट विप्रो को देंगे, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को देंगे और उसके बाद इन्फोसिस को देंगे, तो बराह करम में बोलता हूँ जितने भी उर्दू स्कूल्स हमारे रियासत में हैं सर, सबको भी कंप्यूटर मिलेंगे सर। क्योंकि 2013 में हमने एक डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट देकर जो है इन्फोसिस अजीम प्रेमजी साहब उनके मैनेजर से मिलकर जो है बातचीत की थी, तो हमारे कम से कम 50% उर्दू स्कूल्स को कंप्यूटर सप्लाई किया गया अलॉन्ग विद प्रिंटर। तो ऐसा है, ये एक रिपोर्ट आपको बराए मेहरबानी आपके ज़रिए से अगर ये हालात को पेश करते हुए लास्ट में जो है आपकी एक रिक्वेस्ट उनको देंगे, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ 75% ऑफ दी उर्दू स्कूल्स विल बी कवर्ड। क्योंकि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन 50% ऑफ दी उनका जो फंड है, प्रोविडेंट फंड, यानी कि जो उनको सहूलत मिल रही है, वो सहूलत का फंड जो है सिर्फ एजुकेशन के लिए खर्च कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी अगर आप करेंगे तो उर्दू स्कूल को उनको पहले से ही उनकी तरफ तवज्जो है, ये रिपोर्ट देंगे तो ये काम हो जाएगा सर। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, SDMC के साथ जो NGOs मिल रहे हैं, NGOs जो हैं उनको हम ये खुद मॉडल बनकर कोई एक स्कूल अडॉप्शन करके एक स्कूल को अगर हम डेवलप कर देंगे, जैसे कि बताया गया कि बाहर से अगर लुक अच्छा रहेगा स्कूल का, तो अंदर ऑटोमेटिक क्या जाए, क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन इंप्रूव हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। टीचरों में खुद ब खुद दिलचस्पी पैदा होती है सर। क्योंकि बाहर का जो हालत, बाहर की हालत जो है ख़राब रहेगी, तो टीचर फर्स्ट एंटर सुबह में एंटर होते ही देखकर वहीं पर 50% क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अंदर जाकर बच्चों को पढ़ाने में, तालमेल करने में, बच्चों को मोटिवेशन करने में उसे क्या है दिलचस्पी नहीं ज़ाहिर होती। अगर बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और बैठने के लिए फर्नीचर बच्चों के लिए अगर अच्छा रहता, तो देखने के साथ क्या है टीचरों में दिलचस्पी भी पैदा होती पढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए अहम है सर। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.